नमस्कार। सी लैंग्वेज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टेक्निकल क्वेश्चंस फॉर कैंपस सिलेक्शन पार्ट 3 में मैं कुछ 5 क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि कुछ टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में शॉर्ट फॉर्म में कुछ जानकारियाँ मिलेगी, इंटरेस्टिंग सा भी लगेगा। और इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उन दोनों के बारे में। तो उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, उनमें भी कुछ इंटरेस्टिंग से 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे हम एट अ टाइम अगर हम देखते हैं तो आपको सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अगर हम फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो कंपाइलर के पास जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन टाइप होता है वो होता है इंटीजर। फंक्शन नेम, अगर हम बात करते हैं फंक्शन नेम, और वेरिएबल जो होता है वो इंटीजर पैरा आर्गुमेंट्स होता है, ये इसका डिफ़ॉल्ट टाइप। तो या अगर हम इस तरीके का कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमको इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए वन इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब उसको मैंने पास कर दिया, इट्स ओके। यहाँ पे वो कंपाइलर आके उसको रीड करता है, रीड करने के बाद चेक करता है कि डिस्प्ले में आर्गूमेंट जो होता है स्ट्रिंग पास हो रहा है और इसका रिटर्न टाइप कुछ दिया नहीं है। इसका मतलब होता है कि उसका रिटर्न टाइप वाइड है, ये मान के चलता है। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम ये आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड नहीं होता है, इंटीजर होता है, और साथ में यहाँ पे भी उसका जो होता है इंटीजर होता है, बट ये दोनों ही डिफरेंट है। तो इसका मतलब होता है जब ये यहाँ से कॉल हो रहा है तो इसका जो प्रोटोटाइप मैचिंग है उसको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। भले ही इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे आके उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन में वो आगे तभी बढ़ सकता है जब इसके बारे में जानकारी हो, लेकिन देख रहा है कि यहाँ पे इनपुट जो होता है यानी आर्गुमेंट जो पास कर रहा है वो स्ट्रिंग है जो कि इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आके उसको कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, क्योंकि उसका प्रोटोटाइप यानी उसका जो टाइप मैच है वो मिल नहीं रहा है। तो देखिए आंसर देख सकते हैं, कंपाइलेशन एरर, टाइप मिसमैच इन द रिडिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। यानी जो फंक्शन डिस्प्ले है इसको जो उसने यहाँ पे डिफाइन किया है, यानी रीडिक्लेरेशन जो बोल रहे हैं, यानी फिर से यहाँ पे डिक्लेयर होकर डिफाइन हुआ है, इसके बारे में शुरू में कहीं बताया नहीं किया गया। अगर आपको इसको रोकना है, जैसे ये कंपाइलेशन एरर ना हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ऊपर आपको एक डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस नाम का एक फंक्शन यूज़ होने वाला है, उसका प्रोटोटाइप ये है। तो यानी आप इसको इस तरह से डिक्लेयर करके आप छोड़ दोगे। तो इस तरह से डिक्लेयर करके छोड़ने से कंपाइलर जो होता है एरर शो नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गया कि एरर क्यों आ रहा है। सो इन द थर्ड लाइन, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड लाइन कौन सा हो गया, ये है थर्ड लाइन। तो दिस इज थर्ड लाइन। तो ये थर्ड लाइन में अगर हम बात करते हैं, so when the function display is encountered, the compiler does not know anything about the function। जो भी फंक्शन है डिस्प्ले के बारे में कुछ पता नहीं है उसके, क्योंकि उसके पहले तो कभी डिक्लेयर नहीं हुआ, डायरेक्टली यूज हुआ है यानी कॉल हो रहा है। तो आप किसी को ऐसे ही कैसे कॉल कर दोगे जबकि तब तक कंपाइलर को इसके बारे में पता ना हो। तो इट एज्यूम दैट द आर्गुमेंट द रिटर्न टाइप टू बी इंटीजर। तो इसका मतलब होता है ये एज्यूम करता है जो डिस्प्ले कॉल हुआ है उसका आर्गुमेंट और जो रिटर्न टाइप हो वो इंटीजर होगा डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कोई चीज़ प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट मान के चलता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा है। व्हेन इट इज सी द एक्चुअल फंक्शन डिस्प्ले, जब वहाँ एक्चुअल फंक्शन नीचे जो डिफाइन किया गया है, जब देखता है डिस्प्ले, तो इसमें देखता है कि द आर्गुमेंट द टाइप कॉन्ट्रडिक्ट विथ व्हेन व्हाट इट हैज़ एज्यूम प्रीवियसली। तो इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट के खिलाफ वो इस्तेमाल हो रहा है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर होना चाहिए, जो जबकि हम डिक्लेयर नहीं करते कोई चीज़ को, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर मान के चलता है। लेकिन जब वो एक्चुअल डेफिनेशन में आता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ तो स्ट्रिंग को इनपुट ले रहा है, वाइड रिटर्न कर रहा है, मतलब कोई कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, वाइड टाइप है। तो इसके लिए वो प्रॉब्लम आ जाता है, यानी इतना कन्फ्यूजन लेके वो काम नहीं कर सकता है। तो हेंस एक कंपाइलेशन एरर ऑकर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई फंक्शन को यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर इंटीजर रिटर्न टाइप एंड इंटीजर आर्गुमेंट यूज़ करते हो तो कभी भी कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और करते हो तो कंपाइलेशन एरर आएगा। तो डेफिनेटली अगर मेरे पास यहाँ पे इस डिस्प्ले को अगर मैं इस तरह से कॉल करता, ठीक है, और कॉल करने के बाद अगर उसमें मैं जैसे इंटीजर वेरिएबल को पास करता
और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले को क्रिएट करता और यहाँ पे उसकी जगह मैं इंटीजर एक x लेके काम करता, तो ये और यहाँ पे ये यूज़ ना करके सिंपल इंटीजर करके छोड़ देता, तो ये बिना मतलब के बिना एरर के वो रन कर जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखते हो, ध्यान देते हो, तो आप बोलोगे कि ये स्पेस नहीं होना चाहिए था, एक स्पेस कंटिन्यूएशन में होना चाहिए था। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, कभी भी कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता, वो हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में वैल्यू चेंज होता है और कांस्टेंट में वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है यहाँ जो वैल्यू दिया गया है वो सही है। तो इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि -2 दिया हुआ है और स्पेस देखिए माइनस, तो इसका मतलब होता है -2 इज गोइंग टू बी चेंज विथ ए प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस। तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। तो देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, आपको सी की वैल्यू 2 आ रहा है। उसका रीज़न वही है, यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी देखिए मैंने जो आपको बोला है कि हेयर यूनरी माइनस यानी ये जो माइनस साइन है, आप देख सकते हैं ये जो माइनस साइन है दिस इज यूनरी, इसको हम लोग बोलते हैं यूनरी माइनस। तो ये यूनरी माइनस जो होता है अप्लाई हो रहा है, या नेगेशन ऑपरेटर यूज ट्वाइस, 2 बार यूज हुआ है, एक -2 के साथ यूनरी ऑपरेटर यानी ये, और उसके बाहर भी एक यूनरी जो माइनस यूज हुआ। तो 2 बार यूनरी माइनस अगर होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब होता है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नोट इम्पॉर्टेंट नोट आता है जो आपको हमेशा याद रखना है कि हाउ एवर यू कैन नॉट गिव लाइक दिस वन, ये स्टेटमेंट कभी भी आप नहीं दे सकते क्योंकि दिस इज इलीगल। क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता। जैसे कि दिस इज एन ऑपरेटर कैन ओनली बी अप्लाइड टू वेरिएबल, वो हमेशा वेरिएबल में होता है एज ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एग्जांपल 2 इज ए कांस्टेंट एंड नॉट ए वेरिएबल। सो कभी भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कभी भी आपके दिमाग में ये आना नहीं चाहिए कि किसी भी कांस्टेंट के साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया है और उसको आप यूज़ करते हो, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाते हो, यानी 1 हो गया उसके बाद यूज़ करते हुए, तो वो टोटली रॉन्ग है, यानी वो कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर वेरिएबल होता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे i जो होता है 65 से इंडिकेट कर रहा है, और जब मैं i को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यानी ये, तो साइज ऑफ i, तो साइज ऑफ i देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि आप बोलोगे कि यहाँ i इज इक्वल टू 65, मतलब i इज़ एन इंटीजर, तो इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 बाइट आना चाहिए, जबकि ये आंसर नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है? ऊपर देखिए हमने मैक्रो डिफाइन किया। मैक्रो में क्या बताया गया है कि इंटीजर को उसने कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब होता है कि जहाँ भी इंटीजर होगा वो एग्जैक्टली वो कैरेक्टर होगा, यानी इंटीजर इज गोइंग टू बी रिप्लेस विथ कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो इंटीजर डिक्लेयर किया है ये एक्चुअली किससे रिप्लेस हो जाएगा? कैरेक्टर से। जब कंपाइल होगा तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होता है उसको इसको रिप्लेस कर देगा, तो इंटीजर की जगह कैरेक्टर हो जाएगा। तो कैरेक्टर होने की वजह से इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, एक नया चीज़ आपको पता चला है, या नया भी नहीं है, आप इसको पढ़े भी होंगे, लेकिन आपको आज इसमें जानने को मिला है कि इस तरह से मैक्रोस के थ्रू भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए आंसर इज़ 1, और उसका रिप्रेजेंटेशन सिंस द हैज़ डिफाइन रिप्लेस द स्ट्रिंग इंटीजर बाय द मैक्रो कैरेक्टर। सिंपल सी बात है, इंटीजर को कैरेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आते हैं यहाँ इंटरेस्टिंग सा बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, i इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब हम कंपैरिजंस करते हैं तो i 10 है तो नॉट का मतलब 0 हो जाएगा, यानी नॉट ऑफ i मतलब हुआ नॉट ऑफ 10। इसका मतलब हुआ कभी भी किसी के सामने अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर नॉट लगाते हैं तो वो उसका उल्टा लेता है, यानी 10 का उल्टा, यानी 10 इज ए ट्रू और ट्रू का उल्टा फॉल्स होता है, तो इसका मतलब है 0 रिटर्न करेगा। सो विच मीन्स दैट हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 0, और इसके बाद यहाँ ग्रेटर देन साइन लग रहा है और ये 14, तो 0 इज ग्रेटर देन 14, नो, यानी i की वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉल्स होगा क्योंकि फॉल्स की वैल्यू 0, तो आंसर विल बी 0। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इन द एक्सप्रेशन नॉट ऑफ 14 मतलब नॉट ऑपरेटर हैज़ मोर प्रिसिडेंस देन द ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो पहले नॉट ऑपरेशन पहले होगा सिंबल, उसके बाद जो यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर होता है
इसका मतलब आप देख सकते हो नॉट 10 का मतलब मैंने अभी बताया, किसी भी नॉन इंटीजर वैल्यू का नॉट लेंगे तो वो फॉल्स हो, यानी जीरो को रिप्रेजेंट, नॉट फॉर नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, सिंपल से फॉल्स को जीरो से रिप्रेजेंट होता है, तो जीरो इज ग्रेटर देन 14 विच इज अगेन फॉल्स, सो विच इज गोइंग टू बी जीरो, तो आई की वैल्यू जीरो होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कैरेक्टर पी यानी कैरेक्टर एस्ट्रिक पी, पॉइंटर पी हमने डिक्लेयर किया, फिर एक और पॉइंटर str डिक्लेयर किया, एक और पॉइंटर कैरेक्टर पॉइंटर str1 डिक्लेयर किया। अब जो होता है p इज एड्रेस ऑफ 3, एड्रेस ऑफ 3 मतलब ये 3 है, ये 0 है, ये 1 इंडिकेटर है, ये 2 सब्सक्रिप्ट मतलब इंडेक्स नंबर है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो 3 को हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो एड्रेस ऑफ 3 का मतलब होता है कि /n विच इज़ गोइंग टू बी p इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, /n को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब p जो कोई एड्रेस है उसको मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि p किसका एड्रेस स्टोर मतलब लोकेशन को स्टोर करके रख रहा है, ये p इंडिकेट कर रहा है, यानी ये p हम थर्ड एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, तो उसी चीज़ को मैं str1 में डाल दिया हूँ और s जो बेस एड्रेस है उसको मैं str1 में प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे एस्ट्रिक ऑफ p यानी p जो होता है /n को रिप्रेजेंट करता है, और /n का जो आस्की वैल्यू होता है वो 10 के करीब होता है, ठीक है, जो रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न यानी इंटर हम लोग बोलते हैं, ये रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न करता है, यानी इंटर जो हम प्रेस करते हैं उसको /n से, न्यू लाइन कैरेक्टर्स जिसको बोलते हैं। और उसी तरह से प्लस साइन यानी ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, फिर प्लस एस्ट्रिक str1 जो होता है वो s को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस्ट्रिक लगाएंगे तो बेस एड्रेस मतलब a को रिप्रेजेंट करेगा, और a जो होता है वो 97 होता है, तो एक इंक्रीमेंट होने के बाद वो 98, क्योंकि यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो यानी ये 97 यहाँ पे होगा, लेकिन इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू 98 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले जो आंसर दिया हुआ है 77 आएगा, क्यों आएगा उसका रीज़न यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए कि p इज पॉइंटर टू ए कैरेक्टर /n, str इज पॉइंटर टू ए कैरेक्टर a ++p मतलब क्या हुआ कि p इज pointing to /n and that is incremented by 1, the ASCII value of /n is 10, सिंपल सी बात है, so which is going to be incremented by 11, तो यानी हमको एक 11 मिल गया, तो ये जो पूरा ऑपरेशन हमारे पास दिया हुआ है दैट इज गोइंग टू बी 11। अब आ जाते हैं द वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक ऑफ p, यानी उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो भी है इंक्रीमेंट होने के बाद हमको वैल्यू मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ++ asterisk str1 is pointing to a and that is incremented by 1, तो इसका मतलब होता है कि a की जो ASCII वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट बाई 1 होगा, और a की जो ASCII वैल्यू होता है वो 97 होता है, और इंक्रीमेंट होने के बाद नेक्स्ट वैल्यू a मतलब a का नेक्स्ट होगा b, तो b की जो वैल्यू होता है वो 98 होता है। तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशंस आपको मिला है ये 98 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में आपका 32 दिया हुआ है, तो देख सकते हैं कि 11 + 98 - 32 विच इज़ गोइंग टू बी 77। सो हमको आंसर क्या मिलेगा, हमको आंसर मिला है 77, जो कि एक्चुअली इनडायरेक्टली यू कैन से दैट ASCII वैल्यू 77 को वो m को वो रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें भी आपको अगर थर्ड पार्ट में कुछ नया चीज़ें जानकारी मिली, नया सीखने को मिली, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी नया क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन या किसी पार्ट को अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट्स डेफिनेटली कीजिएगा, मैं उसको आंसर डेफिनेटली दूंगा। तो वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा दूसरे लोगों को, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद।